नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने प्री बजट पर विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों और प्रगतिशील किसानों के साथ चर्चा की। साथ ही उन्होंने बागवानी क्षेत्र से जुड़े एमपीओ से भी संबंधित किसानों से भी चर्चा की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने एग्री टूरिज्म सेंटर फेज 2 का उद्घाटन किया। इस मौके पर कृषि और किसान कल्याण, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग मंत्री श्याम सिंह राणा, जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिक मंत्री रणवीर गंगवा, विधायक रणधीर पनिहार और विनोद भयाणा भी मौजूद रहे। पोषण की सांस्कृतिक परंपराओं पर आधारित पोषण उत्सव कार्यक्रम में उपस्थित प्रगतिशील किसानों, एफपीओ और कृषि वैज्ञानिकों को संबोधित किया और मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्री बजट बैठक में किसानों, वैज्ञानिकों के साथ बैठक कर चर्चा की गई है। तो कृषि विश्वविद्यालय पहुंचे सीएम सैनी, जहां पर वैज्ञानिकों और किसानों के साथ उन्होंने बैठक की और इस बैठक के दौरान तमाम मुद्दों पर, विशेष मुद्दों पर चर्चा की गई है। एग्री टूरिज्म पर सेंटर का दरअसल यहां उन्होंने उद्घाटन भी किया। कृषि विश्वविद्यालय वो पहुंचे और उद्घाटन उन्होंने किया। साथ ही साथ कृषि वैज्ञानिकों के साथ उन्होंने बैठक की है और बैठक में वैज्ञानिक और किसानों के मुद्दों पर चर्चा भी की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सुबह प्री बजट कंसल्टेशन का कार्यक्रम था, जिसमें हमारे सभी किसान भाई, चाहे पशुपालन से हैं, कृषि से हैं, बागवानी से हैं, मत्स्य पालन से हैं, साथ में हमारे एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स, कृषि विभाग के अधिकारीगण, सभी से विस्तार से चर्चा की गई और जो भी सुझाव किसानों ने दिए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरी टीम जो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उन चीज़ों को सम्मिलित करके बजट में जरूर उनको डालेगा, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। आज देखिए प्री बजट को लेकर के हम कुछ सुझाव किसानों से, एफपीओ जो चला रहे हैं, प्रगतिशील हमारे किसान हैं, हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं, ऐसे जो हमारे अन्य डेयरी के अंदर फार्मिंग जो लोग कर रहे हैं या मत्स्य पालन कर रहे हैं, ऐसे सब लोगों के आज हमने बजट के लिए सुझाव आमंत्रित किए थे। बहुत अच्छे सुझाव उन लोगों के हमारे पास आए हैं। हमें इस बात का ध्यान में हम रखते हैं कि हरियाणा का लगभग 70% किसान 2 एकड़ 2.5 एकड़ का किसान है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की ओर। पंचकुला हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गृह विभाग की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हरियाणा में 3 आपराधिक कानून जो है उसकी समीक्षा होगी। पुलिस ऑफिसर इंस्टीट्यूट मोंगीदा रेंज में ये बैठक होगी और इस बैठक में एसपी, आईजी रेंज, डीसीपी सहित उच्च अधिकारी बैठक में शिरकत करेंगे। तो देखिए पंचकुला हरियाणा से इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां बैठक होने वाली है। इस बैठक की अध्यक्षता जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करने वाले हैं और इस बैठक में 3 कानून को लेकर चर्चा की जाएगी। एसपी, आईजी रेंज और डीसीपी सहित तमाम जो रेंज के अधिकारी हैं इस बैठक में मौजूद रहेंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी हैं। बताते चले कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के उप सचिव ओम प्रकाश निम्बीवाल ने जानकारी दी। ओम प्रकाश निम्बीवाल ने बताया कि सेकेंडरी की परीक्षाएं 28 फरवरी के आरंभ होकर 19 मार्च तक संचालित होंगी। सीनियर सेकेंडरी परीक्षाएं 27 फरवरी से आरंभ होकर 2 अप्रैल तक संचालित की जाएंगी और इसके अतिरिक्त डीएलएड की परीक्षाएं भी 27 फरवरी से आरंभ होकर 21 मार्च तक चलेंगी। उन्होंने बताया कि परीक्षाएं एक ही सत्र में दोपहर 12:30 से
3:30 बजे तक संचालित होंगी और साथ ही बताया कि 5 लाख के लगभग परीक्षार्थी जो है वो 10वीं और 12वीं की परीक्षा देंगे, जिसके 1500 से लगभग परीक्षा केंद्र जो है वो स्थापित किए गए हैं। तो भिवानी से खबर है, जहां बोर्ड ने परीक्षाओं की जो डेट है उसका ऐलान कर दिया है। शिक्षा बोर्ड के उप सचिव ने दरअसल ये जानकारी दी। 27 फरवरी से परीक्षाएं जो हैं वो शुरू होंगी और 19 मार्च तक ये संचालित की जाएंगी। तो देखिए, शिक्षा बोर्ड की तरफ से जो डेट है वो फाइनल कर दिया गया है और साथ ही साथ डेट जो है वो भी डिक्लेयर कर दिया गया है। बोर्ड ने परीक्षाओं का डेट यहां पर ऐलान करते हुए कहा है कि जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और साथ ही साथ आपको बताते चले कि ये जो परीक्षा है 12:30 बजे से लेके 3:30 बजे के बीच ये संचालित की जाएंगी और 19 मार्च तक ये परीक्षा जो है संचालित की जाएंगी। शिक्षा बोर्ड के उप सचिव ने दरअसल ये पूरी जानकारी साझा की है। इन परीक्षाओं के प्रयोगार्थ लगभग 1500 के करीब परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, प्रस्तावित हैं। फाइनल सूची इसके बारे में जब बच्चों के हिसाब किताब से उनसे हम ऑप्शन मांगेंगे स्कूलों विद्यालयों से, जिसके लिए 1-2 दिन के अंदर प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। वो होने के बाद उनसे ऑप्शन मांगने के बाद परीक्षा केंद्र अलॉट किए जाएंगे। जहां तक नकल। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बड़ा दावा किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह दिल्ली में भी बीजेपी की जीत होगी। अनिल विज का कहना है कि बीजेपी ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जो है वो छोड़ दिया है। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा देश में जहां भी जाएगा वहां वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से जनता खुश है। अनिल विज ने अपने आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। अनिल विज ने कहा कि ये पार्टी धोखे से बनी पार्टी है जो झूठ पर चल रही है। तो देखिए, दिल्ली में चुनाव जो है वो होने वाले हैं, जिसको लेकर सरगर्मियां जो है वो तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो भी शुरू हो गया है और यहाँ पे देखिए अब अनिल विज की तरफ से ये बड़ा दावा उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है कि दूसरे राज्यों की तरह दिल्ली में भी बीजेपी की जीत होगी और साथ ही साथ उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को कहा है कि ये आम आदमी पार्टी झूठी पार्टी है। नहीं, रोड ट्रांसपोर्ट को सुधारने के लिए काफ़ी कुछ विचार किया गया है। सभी जो प्रांतों के मंत्री आए हुए थे उसमें शामिल थे और नितिन गडकरी जी की तो खुद अपने सब्जेक्ट में मास्टरी होती है, उनको सारी विषय की पूरा उनको ज्ञान होता है, तो उससे उन्होंने अवगत कराया। कई चीज़ें मैंने भी 1-2 सुझाव दिए वहाँ पर और मैंने कहा कि जो रोड एक्सीडेंट हैं वो ठीक है, सड़क भी कारण होता है, कंजेशन भी कारण है। खबर हिसार से है, जहां हिसार नगर निगम गेट के पास भूख हड़ताल की गई। बताते चले कि सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर 2 दिन की कार्मिक भूख हड़ताल की गई। भूख हड़ताल पर 21 कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे। भूख हड़ताल की अध्यक्षता धर्मपाल ने की है और इनको फूल पहनाकर इकाई के प्रधान सुरेंद्र उर्फ गोलू, सचिव अनिल डोली, उप प्रधान रामदिया, सुरेंद्र वर्मा, सागर, प्रेस सचिव राजपाल धारू, कोषाध्यक्ष राजेंद्र, मुख्य सलाहकार सोहन लाल खोबा, विनोद प्रभाकर, सुनील लाडवा और सह कार्यकारिणी के सदस्य सनी संग कई लोग मौजूद रहे। ये हमारे राज्य के वाहन पर भूख हड़ताल रखी गई है 9 और 10 को नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में।
नगर परिषद में 11 और नगर निगम में 21 कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इकाई हिसार में भी 21 कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हमारी पिछली मांगों पर जो समझौता हुआ था उनके मांग पत्रों के लिए हमारे ये राज्य के आज 2 दिन की हमारी हड़ताल है। 9 और 10 तारीख की इकाई हिसार की तरफ से हमारे 21 कर्मचारी साथी यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ये जो सरकार ने वायदे हमारे से 50 समझौते झूठे वायदे करे, हमारी बात नहीं मानी, उसके ऊपर हम बैठे हैं। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी करी चलिए अब खबरों में बात कर लेते हैं फरीदाबाद की। फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने दीपक हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने धरने पर बैठे परिजनों से मिलने पहुंचे। परिजनों से बातचीत के दौरान विधायक मूलचंद शर्मा ने कहा कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि पुलिस जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करेगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, लोग न्याय के लिए पुलिस पर भरोसा करते हैं। कभी कभी जांच में देरी हो सकती है, लेकिन दोषियों को पकड़ना और उन्हें सजा दिलाना पुलिस का कर्तव्य है। तो देखिए बल्लभगढ़ से ये पूरा मामला जो है ये सामने आया है, जहां पर धरने पर बैठे पीड़ित परिवार से मूलचंद शर्मा जो हैं वो बल्लभगढ़ पहुंचे और परिवार के लोगों से दरअसल वो उन्होंने बातचीत की और हर तरह के जो भी संभव हो सकते हैं उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी मदद है, जो भी मदद की जाएगी, ये तमाम चीजों को लेकर उन्होंने परिवार वालों से मिलकर दरअसल जो धरने पर बैठे थे उनके परिवार वाले, उनसे उन्होंने मुलाकात की, बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी और साथ ही साथ उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि उनकी तरफ से हर मदद जो है वो की जाएगी और उन्होंने ये भी कहा कि जो आरोपी हैं उन्हें जल्द सजा जो है वो दी जाएगी और उन पर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। देखो, सबसे दुखद घटना है जिस तरह की हत्या हुई है और जिस तरह से कल से जानकारी मिली है, इस तरह की घटना किसी के साथ न हो और जो भी लोग दोषी हैं, जो लोग पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जिन लोगों ने इसमें सम्मिलित है वो कोई बचेगा नहीं। और परिवार का ये कहना है कि भाई हमें ये भरोसा जिस तरह के क्रिमिनल आदमी है वो बचना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण बाबा गुद्दिया गौशाला में चल रहे 5 दिवसीय सॉन्ग और रागनी कंपटीशन के दूसरे दिन कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि अध्यक्षता पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने की है। इस मौके पर विपुल गोयल ने गौशाला को 15 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा की। मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि यह गौ, गंगा और गीता की सरकार है। गौ सेवा आयोग का उनकी सरकार ने 100 करोड़ रुपए से बजट शुरू किया था, अब वो बजट बढ़ाकर 525 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार हर गांव और गौशाला के लिए कुछ न कुछ अनुदान दे रही है। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने विपुल गोयल का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम के बाद कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के महेंद्रगढ़ आवास पहुंचे और जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर रामविलास शर्मा ने विपुल गोयल को अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करवाई। साथ ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारी और दीवान कॉलोनी वासी भी कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल से अपनी मांगों को लेकर मिले। यादव एक्स सरपंच आनावास और किशोरी लाल जी एक्स फोरमैन हमारे 7 गौशालाओं में 5100 रुपए का चेक विपुल गोयल जी हरियाणा सरकार के वरिष्ठ मंत्री की उपस्थिति में 7 गौशालाओं को देते हैं। पूरी कार्यकारिणी
हेलो हेलो राधेश्याम जी शर्मा, प्रदीप जी शर्मा, सौरभ शर्मा जी, रामचंद्र जी और चंडीगढ़ से चले। हरियाणा के जिले फरीदाबाद में सोहना रोड पर बुधवार की देर रात लगभग 10:30 बजे पाली गांव के पास एक ट्रक का टायर फट गया। इसके चलते ट्रक 2 गाड़ियों से टकरा गया, जिसमें एक बेलोनो कार भी है तो दूसरी मैग्नेट कार से टक्कर जो है वो ट्रक की हो गई है। इस टक्कर के चलते दोनों का कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के चश्मदीदों ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्रक का टायर फटने के चलते ट्रक चालक नियंत्रण खो गया और जिसके चलते उसकी 2 कारों से टक्कर हो गई, जिसमें एक कार चालक MBBS का लास्ट ईयर का छात्र बताया जा रहा है जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था। चश्मदीदों के मुताबिक टक्कर इतनी भीषण थी कि MBBS का छात्र कार के ही अंदर बुरी तरह से फंस गया, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका, लेकिन छात्र दक्ष की मौत हो गई। घटना के चश्मदीदों ने आगे बताया कि फिलहाल मृतक के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान सिविल अस्पताल की मॉर्चरी में भिजवा दिया है। तो वहीं दूसरी कार एक ही बैग में खुल गई है और इसके चलते उसे चालक की जान जो है वो बच गई है। खबर नीलीखेड़ी से है, जहां 45 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव देखते ही आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने शव की पहचान के लिए आसपास के ग्रामीण इलाके में भी पूछताछ की। मृतक के शरीर पर चोटों के निशान पाए गए। आशंका जताई जा रही है कि व्यक्ति की हत्या के बाद शव को नहर में फेंक दिया गया। थाना प्रभारी नसीब सिंह ने बताया कि शरीर पर चोटों के निशान जरूर पाए गए हैं, लेकिन मौत का सही कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हो पाएगा। फिलहाल पुलिस मृतक की शिनाख्त का प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस हर पहलू पर गहनता से जांच कर रही है। ये अपनी सोपड़ा नहर है ये, इसमें एक मेल की डेड बॉडी, अननोन डेड बॉडी मिली है। उसका हमने यहाँ के लोगों जो लोकल लोग हैं उनकी हेल्प लेके इसको बाहर निकाला है जी। और इसका हम पहचान की प्रयास करेंगे और इसका पोस्टमार्टम करवा के जो भी आगामी कार्रवाई फिर उम्र की इसकी नियर अबाउट 45 साल के आसपास उम्र दिख रही है। 45 के आसपास। तो कोई इसकी वो बताएंगे कि कैसे इसने कपड़े पहने हुए हैं, कोई पहचान, कोई गुदा हुआ कुछ निशान हो इसकी बॉडी पर? इसकी निशान की हम स्टडी अभी कर रहे हैं, अभी जस्ट आए हैं। खबर फरीदाबाद से है, जहां सेक्टर 62 आशियाने के पास झाड़ियों में 26 वर्ष युवक का शव मिला। बताते चले कि मृतक 22 दिन से घर से लापता था। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के परिवार के लोगों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि पुलिस सही समय रहते हुए अगर कार्रवाई करती तो युवक की मौत नहीं होती। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा पुलिस का कर्मचारी सट्टे में पैसे हारने और देनदारी ज्यादा होने के कारण अपने दोस्तों के साथ मिलकर संदीप का अपहरण किया है। पुलिस के ऊपर सालवन के पास गोली भी चलाई गई थी। आरोपियों ने 2 करोड़ की फिरौती मांगी थी। संदीप के परिवार से 80 लाख में हो गई थी बात, लेकिन संदीप के मोबाइल के सिम को नए फोन में डालकर परिवार से मांग रहे थे फिरौती। पुलिस ने गोहाना के पास से किया था तीनों को गिरफ्तार और तीनों आरोपियों के ऊपर से पहले मामले जो थे वो दर्ज थे। आरोपियों के पास से देसी पिस्तौल, जिंदा कारतूस, गाड़ी भी बरामद की गई। 3 दिन के रिमांड के बाद आज फिर कोर्ट में पेश किया गया है। अलग अलग टीमों का गठन किया। सख्त हिदायत थी कि जिस बंदे का किडनैप किया है उसको कुछ नहीं होना चाहिए जी। पहली प्राथमिकता उसको सही सलामत बरामद करने की थी। प्लान के मुताबिक हर जगह नाकाबंदी थी। ये उसके बाद इन्होंने जींद इलाके में जाके
फिर से कॉल किया कि भाई पैसे का जुगाड़ करो। उन्हें कहा मैं 2 करोड़ का जुगाड़ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि आप 1.5 करोड़ रुपये कर दो, 1.5 करोड़ में हम काम चला लेंगे, आपके बच्चे को सही सलामत छोड़ देंगे। जब ये उसके बाद ये आरोपी संदीप कुमार को ले जाए गुहाना गए, वहाँ गाँव के इलाकों में घुमाते रहे इसको। तो शाम में जिला का पहला फर्स्ट रेफरल यूनिट शुरू कर दिया गया है, जहां नवजात लड़के सहित 2 बच्चों का जन्म हुआ। अब तक 3 बच्चों की डिलीवरी हो चुकी है। नवजात बच्चे की मां को सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सिंह शांडियल और एसडीएम अश्वीर सिंह नैन ने संयुक्त रूप से सीजरियन डिलीवरी के बाद जन्म प्रमाण पत्र और डाइट किट सौंपी है। सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सिंह शांडियल ने बताया कि तोशाम नागरिक अस्पताल में फर्स्ट रेफरल यूनिट की सुविधाएं शुरू कर दी गई हैं। जो इसमें तोशाम को फर्स्ट रेफरल यूनिट बनाया गया है, इसमें सुविधा बच्चों के लिए सुविधा पीडियाट्रिशियन का होना जरूरी होता है, दूसरा हमारे गायनोकोलॉजिस्ट का होना जरूरी होता है। तो इनकी जो सेवाएं हैं बच्चे के डॉक्टर की और गायनिक के डॉक्टर की सुविधा दी जा रही है। इसमें सीजरियन सेक्शन के लिए जो बड़े अस्पताल में जाना पड़ता था, वही सीजरियन सेक्शन की सुविधा यहाँ उपलब्ध हो रही है। अब तक हमने 3 सीजरियन सेक्शन यहाँ तक हो गए हैं। हम टारगेट लेके चलते हैं कि कम से कम 1 महीने में 10 से ज्यादा इसमें सीजरियन सेक्शन हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको सूचना मिले और उसकी सुविधा का फायदा उठा सके। शहर को और ज्यादा सुंदर स्वच्छ बनाने और बाजारों की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए हलके के विधायक भगवान दास कबीर पंथी बाजार में दुकानदारों के बीच पहुंचे, जहां दुकानदारों ने विधायक का स्वागत किया। इस दौरान विधायक ने सभी दुकानदारों से सुझाव मांगते हुए कहा कि सभी अपने अपने सुझाव दे सकते हैं कि कैसे बाजार की व्यवस्थाओं में सुधार लाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार के कार्यकाल में दुकानदारों और व्यापारियों के लिए भी कई नीतियां लागू की गई है, जिसका सीधा फायदा दुकानदार उठा रहे हैं। चलिए, बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।